दोस्तों नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे मस्त और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए आइए आज उसी सिलसिले के साथ हम एक अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहले से ही यहाँ पे लिखा पढ़ा देख रहे होंगे, क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ना। क्या पढ़ना भाई? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना हमको। ये पाचन तंत्र हमारे जैव प्रक्रम ना, जो हमारा सिलेबस है जैव प्रक्रम से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से ना, जिसमें हमें अपन को हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन, यानी कि हमारे मानव शरीर के जितने भी अंग हैं, अंग तंत्रों के बारे में पढ़ना जो हमारे सिलेबस में है। उनमें से आज पहला टॉपिक लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए। क्या है भाई? मानव पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले। यहाँ पे लगा लीजिए भाई मानव, ह्यूमन लगा लीजिए, पाचन तंत्र की बात कर लीजिए। इनमें सबसे पहले चीज आता है, आपसे प्रश्न में लिखने के लिए पूछे ना, पाचन पूछेगा, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि ये पाचन क्या है ना। तो पाचन क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें आपको बताना हो कि पाचन क्या है ना, क्या बताना हो भैया कि ये पाचन क्या है, तो बड़ा सिंपल सा एक अर्थ है। जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, वो हमारे शरीर को वो समझ में नहीं आता है। जैसे क्या लिखेंगे भाई? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में ना, पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को, बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेस्टिव कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। इनमें प्रयुक्त अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, और इनमें प्रयुक्त अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये पाचन, ये सरल और ये जटिल क्या है? तो जैसे देखो सरल जटिल क्या है, इधर हम लिख लेते हैं जटिल, और यहाँ पे लिख लेते हैं सरल क्या है ना। तो जटिल देखो, जैसे हम आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें आपको लगता है कि हम दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाते हैं, हमारे शरीर को ये समझ में आता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर को दाल चावल सब्जी रोटी समझ में नहीं आती। हमारे शरीर को क्या समझ में आता है? तो भैया कार्बोहाइड्रेट ना। क्या समझ में? क्या समझ में आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर क्या? वसा। फिर क्या समझ में आती है? प्रोटीन ना। क्या समझ में आता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, और क्या भाई? विटामिन। क्या समझ में आते हैं? विटामिन से समझ में आते हैं। अब ये भी कार्बोहाइड्रेट भी सीधे सीधे नहीं समझ में आता है। इसको सरल करने का मतलब है कि ग्लूकोज क्या बन जाएगा भैया? ग्लूकोज बन जाएगा सरल। वसा बन जाएगा वसी अम्ल। क्या बनेगा? वसी अम्ल। प्रोटीन अगर ये जब टूट जाएगा, तो प्रोटीन जब टूटेगा तो ये सरल पेप्टाइड में टूट जाएगा। किसमें भैया? सरल पेप्टाइड किसमें बदल जाएगा? सरल पेप्टाइड में। खनिज और विटामिन एज ए विश, यानी कि ऐसे ही आते हैं। खनिज और ये विटामिन, इनका डाइजेशन मतलब इनका अवशोषण होता है। ये जैसे जाते हैं वैसे डाइजेस्ट कौन कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, वसा वसी अम्ल में बदल जाएगा, प्रोटीन जो है ये सरल पेप्टाइड में बदल जाएगा, और कई रूपों में बदलता है। खनिज लवण और विटामिन इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देती है, वसा वसी अम्ल में बदल देती है,
प्रोटीन सरल पेप्टाइड में बदल जाता है। इनको कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है, हेमाइज बदलता है। इसको कौन? लाइपेज बदल देता है। इनको कौन बदल देता है? तो इनको पेप्सिन बदल देती है। ये ऐसे ही रहते हैं। कौन ना? तो अगर देखो कौन बदल देता है भाई, तो टाइलिन बदल देता है इनको ना, टाइलिन। इनको कौन बदल देगा? लाइपेज। कौन बदल देगा? लाइपेज। और प्रोटीन को कौन बदल देगा? तो पेप्सिन। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये अब सब हमें क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन ना, टाइलिन, टाइलिन बदल देगा। लाइपेज, लाइपेज और पेप्सिन, ये इनको बदल देता है सरल पेप्टाइड में। हालांकि इनको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा, आपसे आपको लिखना इतना नहीं है, आपको इतना लिख देना है। तो चलो आइए हम कितने सरल भाषाओं में सरलतम से इन सबको बदल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। क्या कैसे, एक ही चीज ध्यान रखना, जितना बता रहा हूं इतना आप समझ के पढ़ के जाना। एक बार बस कंसंट्रेट होके पढ़ लेना, इसके बाद आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो तरीका मैं चित्र बनाने के लिए बता रहा हूँ और जैसे जैसे इस डायग्राम को मैं छाप रहा हूँ, बस आप वैसे वैसे ही छाप दीजिएगा। कुछ नहीं लिख पाएंगे तो भी आपको ये बड़े प्रश्नों की श्रृंखलाओं में आएगा और सारा उत्तर दे के जाएगा आपको, मतलब सॉरी, आपको नंबर दे के जाएगा। तो कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इनके बारे में आइए चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। इन सब पे इनके चित्रों को बताते हैं और एक ही चित्र में सबके सबको हम क्या करते हैं, कैसे कैसे कहाँ पे किन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में देखो भैया, सॉरी पाचन की बात कर लें तो ये पाचन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? एक तो बांट देते हैं हम किसके रूप में, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन के रूप में बांट देते हैं। किसमें भैया? डाइजेशन ना, ऑर्गन मतलब पाचन ऑर्गन के रूप में बांट देते हैं। एक हम बांट देते हैं ग्लैंड के रूप में। किस रूप में? ग्लैंड के रूप में। ग्लैंड मतलब ग्रंथि ना, और ये मतलब पाचन, पाचन अंग। अब इनमें कौन कौन से आते हैं जरा देख लीजिएगा पाचन अंग में। तो पहले आएगा भैया मुख गुहा। क्या आएगा? मुख गुहा, बक्कल कैविटी, मुख गुहा मतलब मुख, मुख गुहा आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा भाई? दूसरे नंबर पे आ जाएगी ग्रसनी, ग्रसनी ना। तीसरे नंबर पे ग्रास नली, ग्रास नली। देखो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। अब ग्रसनी और ग्रास नली के बाद कौन सा अंग आएगा आपका? तो ग्रसनी और ग्रास नली के बाद आपको मिलेगा अमाशय। क्या मिल जाएगा भाई? अमाशय ना। क्या मिलेगा? अमाशय, अमाशय। और अमाशय के बाद फिर क्या मिलेगा आपको? छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद फिर क्या है भाई? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद है अग्नाशय, अग्नाशय ना। अग्नाशय के बाद फिर क्या मिल जाएगा? गुदा द्वार, गुदा द्वार जिसे एनस कहते हो आप। तो इतनी है। बाकी इसमें ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां के बाद और कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो अगर आपसे पूछे भाई और कौन सी ग्रंथियां लार ग्रंथियों के बाद और कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो क्या क्या लिखोगे आप लार ग्रंथियों के बाद ना? जठर ग्रंथियां, अग्नाशयी रस, जठर ग्रंथियां, ग्रंथियां, अग्नाशयी रस ना। एक आती है श्लेष्मा ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां। तो ये हमारे पार्ट को डिवाइड कर देगा। लिखना क्या है? परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद बस ये डायग्राम आपको बना देना है। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, गुदा द्वार। और ग्रंथि ग्लैंड में लिख देना है ना, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, जठर ग्रंथियां, अग्नाशयी रस, श्लेष्मयी ग्रंथियां होती हैं। ये हमारे इतने ही पूरे इन सब सिस्टम को मतलब ग्रंथियां और ऑर्गन्स को मिला दीजिए, पाचन अंग को मिला दीजिए, टोटल बन जाता है, डाइजेस्टिव तंत्र बन जाता है। अब चलिए हम इनके चित्रों को बना लेते हैं और इनके चित्रों के माध्यम से एक एक चीज को समझ लेते हैं हम। जैसे अब जरा देखना कितने सरलतम ढंग से हम आपको क्या कर सकते हैं भाई ना। हालांकि हम ये चित्र पहले बना लिए होते, लेकिन हमने कहा कि चलो आपको हम बनाते बनाते
ऐसे ताकि आप भी बनाना भाई सीख जाओ प्रश्न पत्र में, ताकि आप आसानी से बना सको ना, क्या कर सको भैया, ताकि आप आसानी से ये ताकि आप आसानी से मस्त से प्रश्न को लिख सकें आप। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको मिटा इसलिए दें ताकि बीच में करें सब कुछ आ जाए पूरा, नहीं तो आपको हमें उधर लिखने में दिक्कत होगी। बताएंगे कैसे हम कहाँ पे लिख के, तो ये इतना आपने देख लिया होगा। इनको मिटा देते हैं हम, इनको ग्रंथियों को मिटा देते हैं, तो चित्र को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, ताकि हम लिख कर बता भी सके ना आपको कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। एक ही बार में आप सारे प्रश्नों के उत्तर को देखे आओ, इससे संबंधित जितना भी पूछा जाए एक ही चित्र के माध्यम से। चलिए देखिए भाई, नाक तो थोड़ा सा बनाने में एक बार दिक्कत आ ही जाती है। ये आप भी ऐसे बना सकते हो, आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगी। ये चित्र बहुत इजी है ना। अब आप जैसे भी समझ लो ना, ये इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। अब चलो देखो, ये बनाओ यहां से, ये मुख है, ठीक है। अब इसमें आप लगा दो ये दांत, ये हो गई भाई दांत, और इसी के बीच में हमारे क्या है, जीभ। अब जरा देखो, यहां से हमारी ये श्वसन नली, और ये क्या है भाई, भोजन की नली ना। ये आ गई क्या भाई, भोजन की नली, ये रही इसी में से श्वसन की नली, ठीक है। यहीं पे एक होगा जंक्शन पॉइंट, दोनों नली आके मिल गई, और यहीं से ये टूट जाएगी ना। एक ये निकल जाएगी फेफड़े के लिए, यहीं से ये निकल जाएगी किसके लिए भाई, फेफड़े के लिए। यहीं से जंक्शन पॉइंट ये अलग हो जाएगा, और एक क्या निकल के आएगी इसी में से निकल के आएगी ये भोजन के लिए ना। इसके लिए निकल के आएगी, भोजन के लिए निकल के आएगी। तो चलो देखो, ये बनाया मैंने भाई भोजन की नली, और इसी में से लाल पेन से देखो, ये हमारी जो ये इस तरह से लाइनिंग खींच रही है ना, ये किसके लिए आ रही भाई, ये श्वसन नली को लेकर आ रही है। अब यहीं से ये पूरी नली ये सीधी ऐसे सीधी चली आएगी, सीधी आ गई यहाँ तक। चलो अब ऊपर जो बन गया इनके बारे में समझ लेते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई हम, नासा छिद्र। क्या कहते हैं, नासा छिद्र। इससे तो कुछ नहीं, तो ये इसी को कहते हैं भाई मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहा। चलो देखो, अब ये जो मुख गुहा होते हैं, इनके दो सहायक अंग होते हैं। कितने सहायक अंग होते हैं, दो। एक होता है दांत, एक होती है जीभ ना। और इसी देखो, मुख गुहा के दो सहायक अंग होते हैं, दांत होती है और जीभ होते हैं। और इसी में क्या पाई जाती है भाई, देखो मुख गुहा को दो भागों में बांट दीजिए, एक में लिखिए अंग और एक में लिखिए ग्रंथि ना। अब देखो यहीं पे समझना, अंग में कौन कौन सा आ जाएगा, तो एक आएगा दांत, एक आएगी जीभ। ग्रंथि में आ जाएगी लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि आएगी, लार ग्रंथि आएगी। जरा समझना, इसे नासा छिद्र से तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। ये ना मुख गुहा अंग ग्रंथियां, एक लार ग्रंथियां मतलब इसमें आएगी, और क्या आएगा भाई, दांत और जीभ ये सहायक है। दांत कितने होते हैं,
तो कुल दांतों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। जीभों को 4 भागों में, हालांकि 32 में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं, लार ग्रंथियां। अब ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, हम जिन्हें क्या कहते हैं? सलाइवरी कहते हैं। लार ग्रंथियों को क्या कहते हैं? सलाइबा। सलाइबा क्या कहते हैं? सलाइबा ना। और ये जो लार ग्रंथियां होती हैं सलाइबा, अब इनमें पाया क्या जाता है? तो सलाइबा भी छोड़ दीजिए। लार ग्रंथियों में क्या क्या पाया जाता है? तो टायलिन, टायलिन टायलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है। टायलिन एंजाइम के साथ साथ और क्या पाया जाता है भाई? तो टायलिन एंजाइम के साथ साथ पाया जाता है लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड में टायलिन एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। अब समझना, ये जो टायलिन होता है, अच्छा यहीं पे इसको मिटा के एक एक को पढ़ लो। टायलिन, ये जो टायलिन होता है ये क्या काम करता है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? ये पाचन करता है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कितना प्रतिशत? 30%। कितना प्रतिशत? 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देता है? पाचन। और जब ये 30% पाचन कर देता है कार्बोहाइड्रेट का, और क्या पाया जाता है? तो मैंने बताया जैसा क्या पाया जाता है भाई? लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम क्या है? जैसे हम क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं, खाना खाते समय या फिर हमारे पास पेड़, मतलब किसी फल के पेड़ वोड़ है, तो हम ऐसे हाथ बिना धुले कोई चीज खा लेते हैं। तो जब खा लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह लगे रहते हैं। तो वो बैक्टीरिया, वायरस हमारे पेट के अंदर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या मुख में क्या उपस्थित होता है? लाइसोजाइम उपस्थित होता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है भाई? ये लाइसोजाइम कीटाणु को नष्ट करता है। इसको नष्ट करता है भाई? जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। नष्ट करता है ना। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना। हालांकि इतना सब कुछ लिखना नहीं है, बस आपको क्या लिख देना? मुख गुहा। मुख गुहा में सहायक अंग ये पाए जाते हैं लार, और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना भी सकते हो। तो ये हमारा मुख गुहा का विश्लेषण हो गया। अब मुख गुहा से जैसे हम आगे चलते हैं तो फिर क्या बनती है भाई? क्या मिलता है? ग्रसनी। क्या मिलती है? ग्रसनी। और ग्रसनी और क्या भाई? ग्रासनाल। ग्रासनाल या ग्रासनली लिख लीजिए। देखिएगा, ग्रसनी और ग्रासनली में यहाँ पे एक सीधी बात लिख दीजिएगा, भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता तो क्या होता है इनमें? क्रमानुकुंचन। क्या भाई? क्रमानुकुंचन गति होती है। क्या होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है। इनमें क्रमानुकुंचन गति होती है, जिससे भोजन क्या होता है? भोजन आमाशय में जाता है। और इसको हम कहते हैं, जो इतना भाग देख रहे हैं ना आप, ये भाग, इसी को हम कहते हैं एपिग्लोटिक। यहीं पे पाया जाता है घाटी ढक्कन। यहीं पे क्या पाया जाता है भाई? एपिग्लोटिक ना, घाटी ढक्कन पाया जाता है। और वो जो एपिग्लोटिक यानी कि घाटी ढक्कन होता है, वो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय वो श्वास नली को बंद कर लेता है, और जब हम सांस लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर लेता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो श्वास नली, देखो जैसे यहाँ पे चित्र देख लो, ऐसे बड़ा करके बता दूं। ये मान लो ये 2 पॉइंट है, ये रास्ता निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है? घाटी ढक्कन लगा होगा ना। ये घाटी, जैसे खाना खाए, मान लीजिए खाना खा रहे हैं आप, इस नली से आ रहा है, इसको यहाँ पे जाना है। खाना आपने यहाँ से खाया, खाना खाया, यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है इसको, ठीक है। ये भोजन इसको यहाँ से जाना है, तो ये रास्ता बंद कर दिया, तो भोजन इसमें चला गया। और जैसे ही ये अब खाना आपने खा लिया, तो अब श्वास को आना है। तो जब आपको श्वास को लेना है तो ये सांस इधर से इधर आनी है, इसको यहाँ से इस रास्ते पे आनी है। तो ये इस घाटी ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है। तो फिर जब ये घाटी ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है तो भोजन इसमें चला आता है। तो बस इतना सा सिस्टम है एपोग्लोटिक घाटी ढक्कन का, यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात कर लें ना, ये तो हो गया ग्रसनी ग्रासनली। देखो जो लिखा था हमने बताया, मुख गुहा को बता दिया ना,
दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने पर? 4। ग्रसनी ग्रसनली में होता है। नहीं, बात कर लेते हैं हम अमाशय की। चलिए, अब जैसे यहाँ पे पहुंचे आप ना, जैसे यहाँ पे पहुंचे तो थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए इसको। ये यहाँ पे ऐसे जे आकार के, ऐसे किस आकार के भैया? जे आकार के ना। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए भाई क्या होगा? मिलेगा, जे आकार का। तो ये हो गया हमारा क्या? अमाशय ना। ये क्या हो गया हमारा? अमाशय। अमाशय, स्टोमक। ये क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दो आप। इसकी क्या होती है? थैली नुमा, और वो भी कैसे? जे आकार की। जे आकार की थैलीनुमा इसकी क्या होती है? संरचना होती है। जे आकार की थैलीनुमा इसकी क्या होगी? संरचना होगी। आगे देखो, ये समाशय की बात कर लें तो ये अमाशय जो होता है जे आकार की थैलीनुमा संरचना होता है। और इसमें देखो क्या क्या होता है ना। तो इसमें देखो जरा समझना, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। और क्या होगा? HCl का श्रावण होगा। श्रावण होगा। क्या होगा भाई? HCl का श्रावण होगा ना। श्रावण होगा। और क्या होता है इसमें? तो देखो, अच्छा HCl पूछे, इसमें जो HCl होता है, HCl का pH मान अगर पूछ ले आपसे तो याद रखना भाई, HCl का pH मान 0.9 से, सुन लेना भाई, 0.9 से 1.5 होता है। इसका pH मान कितना होता है? 0.9 से लेके 1.5 तक होता है। प्रोटीन का पाचन होगा, HCl का श्रावण होता है। और क्या होता है भाई? प्रोटीन में जो पाचन इसमें होता है, ये तो आपने लिख लिया, प्रोटीन का पाचन HCl का श्रावण होता है। और इसमें भोजन कितनी देर तक रहता है? तो 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे क्या रहता है इसमें? भोजन रहता है ना। 3 से 4 घंटे इसी में क्या रहता है भाई? अमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। अमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। और अमाशय में अपचित भोजन को ना, जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन को क्या कहते हैं? अपचित भोजन को काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काइमा। अगर आपसे पूछे काइमा क्या है, तो अपचित भोजन ना। क्या है भाई? अपचित भोजन। अपचित भोजन जो है उसको हम क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। तो ये अमाशय की बात समझ लिए, जे आकार का होता है, थैलीनुमा संरचना, प्रोटीन का सबसे अधिक। और आपसे पूछे प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन भी यही होता है। अगर आपसे पूछ ले प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है भैया, तो प्रोटीन का सबसे अधिक पाचन भी यहीं पे ही होता है। इस बात को हमें क्या रखना है? याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन, ये बहुविकल्पी में पूछता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन ना, प्रोटीन का क्या होता है? सबसे ज्यादा पाचन होता है। चलो, अमाशय पढ़ लिया हमने। अमाशय के बाद अब इसी में क्या रखना हमें भाई? तो इसी में बना दीजिए आप, ये देख रहे हैं, छोटी आंत ना। ये क्या बन गई इसी में? इसी में ऐसे आप ये बना दीजिए भाई आप, छोटी आंत। क्या बना दीजिए इसी में? छोटी आंत। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ना, छोटी आंत। ये क्या हो गई भाई? छोटी आंत हो गई। छोटी आंत हो गई ना। अच्छा, अगर आपको एक मिनट मिटा दें, 2 ही लाइन खींचे, आप 3-4 लाइन खींच सकते हैं ताकि आप इसे स्पष्ट देख सकें ना। इसे हम थोड़ा छोटा ऊपर से कर देते हैं। आपने समझ तो लिया ही होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और दिख भी जाए भैया ना। ये थोड़ा सा जे आकार की ये संरचना हो गई, किसकी भैया? अमाशय की हो गई। और यहीं से फिर जुड़ जाती है क्या? छोटी आंत। ये देखो, छोटी आंत जोड़ दीजिए आप, ये इस तरह से छोटी आंत जोड़ दीजिए। और यहीं पे छोटी आंत के बाद फिर यहीं से जुड़ जाती है एक, क्या भैया?
बड़ी आंत ये जुड़ गई क्या इस तरह से, ये बड़ी आंत हो गई। और इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, निकाल दीजिए। ये इस तरह से यहीं से कहीं से ऐसे जुड़ी होती है, ये निकल के मतलब यहाँ से पीछे से आती है। तो इस तरह से आप जोड़कर इसे, ये देखिए इस तरह से आप क्या कर दीजिए भाई, बड़ी आंत निकाल दीजिए और इसको यहाँ पे कर दीजिए ऐसे। ये पूरी संरचना हमारी बन गई। तो अब देखो ये खींच दिया मैंने, ये है भाई छोटी आंत। अब छोटी आंत के प्रक्रियाओं को समझ लीजिएगा। छोटी आंत में क्या होता है, इनके देखो पहली बात तो यहीं पे हम अगर आपको डिफाइन कर दें, ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत 3 प्रकार की होती है। छोटी आंत के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। कौन कौन से हैं ना? तो छोटी आंत के 3 नाम हैं। अगर हम इनको मिटा दें, आपने इतना तो इन सब के लिख ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। इन छोटी आंत के तीनों नामों का क्या नाम है, तो जरा मैं बताऊं आपको। तो एक का नाम है डेडुनम, डेडुनम, ड्यूडुनम। एक का नाम है ना डेडुनम जेजुनम, या फिर ऐसे लिखो डेडुनम, डेडुनम। और क्या भाई, जेजुनम, जेजुनम। और क्या है, इलियम। ये छोटी आंत के 3 प्रकार क्या क्या है भाई, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ऐसे 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 ही हमारी जो बड़ी आंत है ना, इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इस बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो देखिएगा, एक होता है सीकम, एक होता है कोनल ना, कोनल। एक होता है रेक्टम। सीकम, कोनल, रेक्टम कितने भाग होते हैं? सीकम, कोनल, रेक्टम। ये हमारे किसके भाग है? छोटी आंत के भाग हैं। सीकम, कोनल, रेक्टम। और बड़ी आंत के हैं, छोटी आंत के हैं डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम किसके हैं? छोटी आंत के हैं। बड़ी आंत के क्या है? सीकम, कोनल, रेक्टम। इसके बाद फिर अग्नाशय है। तो छोटी आंत में यहाँ पे याद रखना, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक भोजन का पाचन, भोजन का क्या होता है? पाचन। सबसे अधिक भोजन का क्या होता है इसमें? पाचन। सबसे अधिक क्या होगा भाई? भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन के पाचन के बाद और क्या होता है? तो छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का क्या होता है भाई? पाचन ना। और क्या क्या पचता है, तो ये भी जानिए आप, इसमें क्या क्या पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए भोजन का भी अवशोषण ही होता है। चलो भाई, इसमें क्या क्या पच जाएगा ना, तो कार्बोहाइड्रेट ना, और किसका पाचन? वसा। और बचे हुए प्रोटीन का भी क्या होगा? पाचन। अब याद रखना, इन सब के बाद मतलब बचे हुए जो बच गए हैं कार्बोहाइड्रेट उनका पाचन, जो बच गया वसा उनका पाचन, जो बच गया प्रोटीन उनका पाचन। और पचे हुए भोजन का में क्या होगा भाई? पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। मतलब जो पोषक तत्व हैं, जो भोजन पच गए हैं, पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण। यहीं पे लिख देते हैं हम, पोषक तत्वों का क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करता है। तो फिर बड़ी आंत में आ जाइए, बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। ये जो हमारी बड़ी आंत है, क्या भाई, ये बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का भी मैंने कितनी भाग बताई भाई, देखो इधर देख लो। बड़ी आंत जो है ना, बड़ी आंत जो है सीकम, कोनल, रेक्टम, ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक सीकम होती है, कोनल होती है, एक रेक्टम होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का क्या होता है भाई? इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण, वो भी खास करके जल और खनिज का ना, इसमें क्या होता है? अवशोषण होता है। और किनका? जल और खनिज का, खनिज लवण ना। इनमें किनका भाई? तो जल और खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। किसमें? बड़ी आंत में। जल और खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है बड़ी आंत में। हमें इनका ध्यान रखना है।
अब देखो जरा यहाँ पे, ये देख रहे हैं भाग, ये छोटा सा ऐसे निकला हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं भाई? अपेंडिक्स कहते हैं ना। इसको हम लिख दें यहाँ पे, जरा समझना, ये लाल पेन से लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जिसे क्या कहते हैं हम? कृत्रिम कृत्रिम परिशेषिका। क्या कहते हैं? कृत्रिम परिशेषिका कहते हैं अपेंडिक्स, जिसे हम कृत्रिम परिशेषिका कहते हैं। यानी कि ये हमारी बड़ी आंत में दाहिनी तरफ ना भाई, दाहिनी तरफ यहाँ नीचे के भाग में होता है। ये परिशेषिका मतलब इसका कोई काम नहीं है। जब हम खाना वाना खाते समय ज्यादा बोलते हैं तो या फिर हंसते हैं बहुत तेज, ये छींक चली जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ कण जाके भोजन के फंस जाते हैं और उसमें कोई गतिविधियां होती नहीं, तो वो बाहर निकल नहीं पाते हैं और उसी में भोजन फंसा फंसा सड़ने लगता है। सड़ते सड़ते उस पर मांस चढ़ जाता है, फिर मांस में सड़न होने लगती है, वो पॉइजन बन जाता है, फूल जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, 5 मिनट के अंदर में ऑपरेशन करके आपको ठीक कर देता है। इसे काट कर उस परिशेषिका को क्या करता है? निकाल देता है। अब इसके बाद आता है क्या भाई? अमाशय। क्या आ जाता है? अमाशय। अब बात कर लेते, अमाशय तो हो गया, बात कर लेते हैं क्या आता है? अग्नाशय ना। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये इसको थोड़ा सा हम आपको समझाएं तो ये जरा देखना, ये जो बीच में इतना सा भाग दिख रहा है आपको, हम मार्क करें लाल से, तो ये बीच में इतना सा भाग, ये इतना सा भाग दिख गया, इसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशयी। क्या कहते हैं भाई? अग्नाशयी कहते हैं ना। तो अग्नाशयी कहते हैं। यहीं पे खींचे, यहाँ पे देखो ये तीर लेके जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, ये तीर लिया यहाँ पे लेके गया, क्या कहते हैं इसे हम? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय। बस याद रखना, अग्नाशय में पाई जाती है अग्नाशयी रस। क्या पाया जाता है? अग्नाशयी रस पाया जाता है, जो कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है भाई? क्षारी होता है ना। जो क्या होता है? क्षारी होता है। कितना इसका पीएच मान अगर पूछ ले तो पीएच मान 7.5 से 7.7 होता है। पीएच मान पूछे तो कितना होता है? 7.7 से 7.5 से 7.7 होता है। फिर इसके बाद ये होता है एनस, इसी को कहते हो गुदा द्वार पूरे टोटल अपचित भोजन ना, मतलब जो पचे या ना पचे हो, अपशिष्ट भोजन। अपशिष्ट भोजन का हम क्या करते हैं? गुदा द्वार से, एनस से हम क्या कर देते हैं? परित्याग कर देते हैं। मुख्य गुहा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कितने प्रतिशत? तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ग्रसनी ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। अमाशय में क्या होता है? तो अमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना हो, जिसमें प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। HCl का श्रावण होता है, ये 3 से 4 घंटा रहता है। अपचित भोजन को इसमें हम क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। चलिए चले आए हम छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है और वसा का पाचन कहाँ होता है? अगर आपसे पूछे प्रश्न वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बचे हुए प्रोटीन का भी पाचन वहीं होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण भी वहीं शुरू हो जाता है, यानी कि पोषक तत्वों को अवशोषित करके ब्लड में मिला दिया जाता है। तो आपको अगर प्रश्न पूछे मानव का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह से चित्र बनाइए ना, और इस तरह से चित्र बनाकर फिर एक एक को क्या कर दीजिए? आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, इसमें क्या पाया जाता है भाई? पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय कहाँ होता है? तो ये आप जानते हैं ना, पित्ताशय यहीं पे आपको क्या मिलेगा भाई? पित्ताशय मिलेगा। ये कुछ ऐसे इस तरह से आपको यहीं पे क्या मिलेगा? पित्ताशय मिलेगा। पित्ताशय नहीं यार, यकृत ना, लीवर, यकृत मिलेगा, लीवर मिलेगा। लीवर जिसे आप क्या कहते हो ना? लीवर, जिसे आप कलेजी कहते हो, करेजा, यही है भाई लीवर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ना, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। हमारे मानव शरीर में लीवर का कार्य क्या है, काम क्या है, इन सब के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो आपको आशा करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन है। आपको इनमें से सब कुछ देखो क्या करना है। मैंने परिभाषा पहले लिखी थी, फिर पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। ये आपको मैंने बताया इनमें अंग कितने हैं, ग्रंथियां कितनी हैं। तो उन ग्रंथियों के बारे में, लार ग्रंथियां और क्या है? अग्नाशयी रस।
और एक क्या था, श्लेष्मा। श्लेष्मा इसी में पाई जाती है, जो भोजन को खिसकाकर कहाँ तक पहुंचाती है, अमाशय में पहुंचाती है। मुख गुहा में अंग और ग्रंथि पर लार ग्रंथि पाई जाती है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, एंजाइम क्या है? एंजाइम, तो याद रखना एंजाइम बस एक बताना, एक प्रकार की विशेष प्रोटीन है। क्या भाई? विशेष प्रोटीन है, एक प्रकार की विशेष प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये इतना आप यहां से याद रखना कि क्या है, एंजाइम क्या है, एक प्रकार की विशेष प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक का क्या करती है, कार्य करती है। तो आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा मानव पाचन तंत्र। यहीं पे मैं लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना क्या है भाई, ये वेरी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये प्रश्नों की श्रृंखला में इस बार प्रश्न पूछेगा, कितने नंबर में पूछा जाता है, तो ये बहुत विस्तृत उत्तरी में पूछे जाएगा, 4 नंबरों से लगा के नंबरों तक की श्रृंखलाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ से हमें इनको याद रखना है, यहाँ से हमको क्या करना है, इनको याद रखना है। तो जैव प्रक्रम का एक टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए थे आपके समक्ष, और आशा करता हूँ कि ये बड़ा हमारे सबके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सभी सेशन आपको समझ में आ रहा हो। हाँ, जाते जाते एक निवेदन है कि अगर हमारे सभी शिक्षक गणों के द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे सेशन को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आपकी ही ये शेयर, ये लाइक और ये सब्सक्राइब ही हमारी क्या है भाई, ताकत है ना। आपको तभी लगता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम लोग को एक पुनर्बल मिलता है, और जिससे फिर एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं ना। तो इसीलिए कहा, मतलब अंतिम समय हमने कहा था ना भाई, एक चीज क्या, कि आपको मन लगा के पढ़ना है, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करनी है, और क्या करना है, अपने कार्य को आगे तक ले जाना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है। आपकी बार 95% पार ना, तो ये आपको प्रण करके रखना है ना। क्यों? जाते जाते इस बात को हमेशा खूब याद रखना कि जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, और जब तक जलोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए अभी हमें कुछ ना कुछ परित्याग करना ही है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी कंटेंट समझ में आ रहे हैं। तो जब आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी कंटेंट समझ में आ रहा है तो एक बार धुआंधार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ना, और मस्त पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, प्री बोर्ड पेपर के लिए। हाँ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।